Hello and welcome. So, in today's lecture, in continuation to what we have been discussing about the eighth clause of ISO 9001 2015, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे. तो पिछले लेक्चर में जो है हमने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी. डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की प्लानिंग कैसे होती है, उसकी इनपुट आउटपुट, उसके कंट्रोल कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ डाले जाते हैं. ओके. एंड दीज वर द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड. इसके आगे आज हम जो डिस्कस करेंगे वो शुरू कर रहे हैं हम कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. यानी कि आजकल आप ऑर्गेनाइजेशन में सुन रहे होंगे या जानते होंगे, एक टर्म यूज करते हैं हम आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर की कुछ प्रोसेसेस को जो है हम एक थर्ड पार्टी को दे देते हैं. एग्जाम्पल के लिए बता दें, जैसे आप सिक्योरिटी सर्विस ले लीजिए या क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस का सर्विसेज ले लीजिए. तो आपने ये नोटिस किया होगा, जब आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो सिक्योरिटी वाले होते हैं. तो सिक्योरिटी वाले अपॉइंटेड होते हैं मॉल के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, बट वो मॉल के अपने खुद के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, ये किसी को हायर करते हैं. सिक्योरिटी वाले तो आजकल जानते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी वाले होते हैं, इनको हायर कर लेते हैं और इनके बोलते हैं आप हमारे यहाँ जो है सिक्योरिटी सर्विसेज दीजिए. तो ये हो गया आउटसोर्सिंग. काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं बट करने वाला कोई और है. सिमिलरली सफाई का, आप देखते होंगे सफाई कर्मचारी काम कर रहे होते हैं मॉल में, ये अपने मॉल के अपने खुद के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, एजेंसीज होते हैं. उन एजेंसीज को मॉल वाले हायर कर लेते हैं कि भाई सफाई मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है, हम सालाना जो सर महीने महीने का जो है आपको पेमेंट करेंगे. तो यानी कि ये जो है एक्सटर्नल जो है लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए सर्विस दे रहे हैं, आपके लिए प्रोडक्ट कर रहे हैं. सिमिलरली और भी एग्जांपल देना चाहें, मान लीजिए आपने कोई नई मशीन खरीदा, मान लीजिए आपने एलजी का मशीन खरीदा, एलजी का कोई मशीन खरीद लिया, तो एलजी ने सामान आपको बेच दिया. बेचने के बाद एलजी के अपने खुद के सर्विस इंजीनियर्स नहीं होते हैं, ये एक थर्ड पार्टी यानी कि सर्विसिंग मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है, जैसे आगरा में जो है एलजी की सर्विस एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो है वो किसी को आउटसोर्स कर देते हैं. तो आप एलजी को जब कंप्लेन दर्ज करते हो कि वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है या फ्रिज ख़राब हो गई है, चल नहीं रहा है, तो आपके यहाँ पे जो सर्विस इंजीनियर जो आता है वो एलजी का खुद का नहीं होता है. भले ही उसने एलजी का जो है मोहर लगा के रखी हो या एलजी के कागज़ आपको देते हो, बट ये काम कर रहा होगा एक थर्ड पार्टी के लिए. वो थर्ड पार्टी और एलजी के बीच में समझौता होती है, जब भी हमारे पास कंप्लेंट आएगी, कंप्लेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. ठीक है, उसके लिए उनको पेमेंट मिलता है. तो ये जो है एक और एग्जांपल है, यानी कि सर्विसेज जो है किसी और से हम ले रहे हैं. जब ऐसे हम किसी और से प्रोडक्ट या सर्विस निकलवाते हैं तो आपको उन पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली नाम किसका जा रहा है, नाम जो है आपकी कंपनी का जाएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जाएगा. अगर एलजी ने किसी को आउटसोर्स कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है आउटसोर्स करके आंख बंद कर लेगा, नहीं. एलजी के बाद से कभी कभार फीडबैक आता है कि सर्विस कैसे हुआ, है ना, आप रेटिंग दीजिए, वो एलजी से आता है. तो एलजी वाले जो हैं ये कंटिन्यूसली कंट्रोल और नियंत्रण पे रखते हैं कि उनके यहाँ लिए जो काम करने वाली जो कंपनी है, जो दूसरी ये थर्ड पार्टी कंपनी है, वो कैसे जो है सर्विसेज दे रही है. ये हर चीज़ के लिए लागू होगी आज की डेट में. अभी आप फूड प्रोडक्ट्स का ले लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स का ले लीजिए, या डाबर का ले लीजिए, मदर डेयरी का ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए. आप डब्बे में पैकेजिंग में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चर्ड बाय समबडी एंड मार्केटेड बाय समबडी. यानी कि मार्केटिंग जो है मदर डेयरी कर रही होगी या अमूल कर रही होगी, बट मैन्युफैक्चरिंग करने वाला एक और बंदा है.
यानी कि मदर डेयरी के लिए प्रोडक्शन करने वाला एक बंदा है, वो प्रोडक्शन करके देगा, मदर डेयरी उसको पूरी जांच करके, इंस्पेक्शन करके, क्वालिटी वगैरह चेक करके फिर वो मार्केट में उतारेगा, राइट। यानी कि कंट्रोल होना चाहिए ना, कैसे कंट्रोल करेंगे, तथा जो सर्विस ले रहे हैं आप किसी से, उसको कैसे कंट्रोल करोगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं लोग। दी ऑर्गेनाइजेशन shall ensure that externally provided processes, products, services conform to requirements। यानी कि आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो सर्विस हो, प्रोडक्ट हो या प्रोसेस जो है आप कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, तो उनकी जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है, आपको उसमें नियंत्रण रखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। सो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ पे जो है नियंत्रण रखने को उनकी बनती है, कहाँ कहाँ पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग हियर। ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द कंट्रोल्स टू बी अप्लाइड टू एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज व्हेन। ऑर्गेनाइजेशन को तय करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे जब एक्सटर्नली प्रोसेसेस को, प्रोडक्ट या सर्विस को इसको आप एक्सटर्नली ऑफर कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पे नियंत्रण कंट्रोल करना पड़ेगा, कब कब करना पड़ेगा। पहला, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स आर इंटेंडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू द ऑर्गेनाइजेशंस ओन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हम जो है कोई थर्ड पार्टी से जो है सर्विस ले रहे हैं और उनकी सर्विसेज जो है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले रहे हैं या उनसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और उनकी प्रोडक्ट जो है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे असर कर सकता है ना। जैसे अभी मान लीजिए एक कंप्यूटर बना रहे हैं कोई, ठीक है, कंप्यूटर बनाने में बहुत सारे पुर्जे लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे लगते हैं। तो इन पार्ट्स की जो है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ही सब कुछ पार्ट्स बनाती है, कंपनी पार्ट्स किसी से मंगाती है। तो कंपनी जब पार्ट्स किसी से मंगाती है और आप अपने कंप्यूटर में इसको जो है लगा रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रोडक्ट आप मंगा रहे हो उसकी भी क्वालिटी जांच करें। तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी कंप्यूटर में जो चीज़ लग रही है वो सही लग रही है नहीं लग रही है, क्योंकि वो पार्ट आपके कंप्यूटर में लगने के बाद आपकी कंप्यूटर की क्वालिटी में भी असर पड़ सकता है। तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप थर्ड पार्टी से ले रहे हो, उनकी जो है क्वालिटी पे नियंत्रण रखना, स्टैंडर्ड को जो है जांचना बहुत ज़रूरी है। देन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आर प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द कस्टमर बाय एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यही मैंने एग्जांपल बताया था। आप प्रोडक्ट या सर्विस जो है कंपनी के बिहाफ से सीधा कस्टमर तक पहुंचा रही है। यहाँ पे पहले वाले कस्टमर यहाँ है, कंपनी अपने यहाँ लेगी, अपने पार्ट को जो है लेगी और मशीन में लगाएगी, ये एक लेवल है। दूसरा ये है कि कंपनी ने थर्ड पार्टी को बोला है कि भाई तुम मेरा ठप्पा यूज़ कर लो, मतलब मेरा कंपनी का नाम यूज़ कर लो, तुम सीधा मार्केट में जो है सप्लाई करोगे, वो भी रिस्क है। तो थर्ड पार्टी जो है आपके नाम को यूज़ करके क्या सप्लाई कर रहा है आपको पता ही नहीं है। तो ये भी जो है नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल में रखना। तीसरा, ए प्रोसेस और पार्ट ऑफ अ प्रोसेस प्रोवाइडेड बाय एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिसीजन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। आपने पूरा का पूरा जो है प्रक्रिया, एक आपके ऑर्गेनाइजेशन की पूरा का पूरा प्रक्रिया जो आउटसोर्स कर दिया। मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए क्या होता है। रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होती है ना, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी रिक्रूटमेंट कंपनीज आ गई हैं। तो बड़े बड़े एमएनसीज क्या करती हैं, वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हैं कि एप्लीकेशन मंगाओ, उनको छांटो, फिर जो है इंटरव्यू लो, ये सब चीज़ें जो है अपने सिर पे नहीं लेती है। वो ये रिक्रूटमेंट कंपनी को जो है हायर कर लेती है। वो रिक्रूटमेंट कंपनी को जो है बता देती है कि भाई मुझे जो है ऐसे एलिजिबिलिटी वाला बंदा चाहिए, फलानी कैलिबर वाला बंदा चाहिए, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन मंगाओ, आप इंटरव्यू लो, रिक्रूटमेंट करो, लास्ट जो है आपके छटे हुए लोगों में से 4-5 जो लोग आएंगे उनकी फाइनल इंटरव्यू हम लेंगे। तो पूरा पूरा उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, वैकेंसी निकालना, उसकी एलिजिबिलिटी डालना, ये सब जो है थर्ड पार्टी करती है। तो इस प्रोसेस को जो है भी कंट्रोल में रखना
ज़रूरी है। तो यहाँ पे उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इन 3 जगह पे जो है आपको कंट्रोल्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपकी कंपनी किसी और तीसरे कंपनी से प्रोडक्ट या सर्विस जो है ले रही है डायरेक्टली, तो वहाँ पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट या सर्विस जो आप ले रहे हो वो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार है या नहीं, या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार है या नहीं, स्टैंडर्ड बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। दूसरा, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को हायर किया है कि उनकी आप वो कंपनी जो है थर्ड पार्टी आपकी कंपनी का नाम लेके डायरेक्ट जो है कस्टमर तक प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचाएगा, है ना, तो वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। देन अगर आपने किसी कारणवश ये डिसाइड किया है कि आपने आपके कंपनी के खुद की कोई प्रोसेस जो पूरा का पूरा आपने आउटसोर्स किया हुआ है, तो वो आउटसोर्स किया हुआ प्रोसेस जो है सही मायने में वो थर्ड पार्टी कर रही है नहीं कर रही है, ये भी देखना ज़रूरी है। सो करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड अप्लाई क्राइटेरिया फॉर evaluation, selection, monitoring of performance, re-evaluation of external provider based on their ability to provide। ये मतलब हमने थर्ड पार्टी डिसाइड किया, तो थर्ड पार्टी वाले जो हैं सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको डिसाइड करने के लिए आपको उसको मॉनिटर करने के लिए, नापने के लिए आप क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, एवेल्यूएशन सिस्टम पैदा करेंगे, डिफाइन करेंगे, सिलेक्शन, मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस को पूरी तरह से जांचने की जो है सिस्टम बनाएंगे। नहीं तो आप थर्ड पार्टी जिससे ले रहे हो वो आपकी कंपनी के रेपुटेशन, आपके कंपनी की प्रोडक्ट का रेपुटेशन को इमेज जो है खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनरल। टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल, किस लेवल का किस टाइप का कंट्रोल नियंत्रण लगाएंगे और किस तरीके का नियंत्रण लगाएंगे, यहाँ पे वो चर्चित है। So the organization shall ensure that externally provided processes, products and services do not adversely affect the organization's ability to consistently deliver confirming products and services to its customers। तो हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये क्लियरली माइंड में बना लेना पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल सर्विसेज जो हम ले रहे हैं या किसी से एक्सटर्नली सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, वो सर्विसेज हो या प्रोडक्ट हो, लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस के आधार पर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो है हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इसको रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करेगी, अगर ये देखना है कंट्रोल रखना है तो क्या क्या करेगी, इंश्योर दैट एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस रिमेन विद इन द कंट्रोल ऑफ इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट। जो एक्सटर्नली प्रोसेस जो हमने आउटसोर्स कर रखा है उसको भी आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो है शामिल करना पड़ेगा, जिससे कि वो नियंत्रण में रहे। उस पर भी QMS इम्प्लीमेंट करिएगा, उस प्रोसेस पे भी QMS इम्प्लीमेंट करिएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ये करेगी तो नियंत्रण में रहेगा। डिफाइन बोथ कंट्रोल्स that it intends to apply to an external program and those it intends to apply to the resulting output। डिफाइन करिएगा कि किस किस्म का कंट्रोल जो है आप अप्लाई करेंगे जब एक्सटर्नल प्रोवाइडर से, सर्विस प्रोवाइडर से, प्रोडक्ट प्रोवाइडर से जब चीज़ें आती हैं, किस किस्म की मतलब नियंत्रण कंट्रोल रखेंगे, और एक्सटर्नल सर्विस से निकलने वाली जो आउटपुट है, जो निकलने वाली जो आउटपुट है यानी कि प्रोडक्ट बना के दे रहा है, तो वो प्रोडक्ट को आप जांचने की जो है कोई जरिया रखिएगा जिसके बेसिस में आप एक्सटर्नल सर्विसेज को जो है नाप सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करते में ऑर्गेनाइजेशन जो है विल टेक इनटू कंसिडरेशन द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोवाइडेड प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विस ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली मीट कस्टमर। देखिए, जब आप कंट्रोल को डिसाइड करते हो, किसको ध्यान में रखना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप आउटसोर्स करके ले रहे हो उसका जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन की खुद की जो है स्टैंडर्ड्स जो हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पूर्ण करने के लिए
आप जो है कंट्रोल रखेंगे, इसको ध्यान में रखना। देन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल प्रोवाइडर। आप जब कंट्रोल लगा रहे हो कि जांच करके जो है प्रोडक्ट जो एक्सटर्नल सर्विस एक्सटर्नल प्रोवाइडर जो दे रहा है, थर्ड पार्टी दे रहा है, या उसका सर्विस जो थर्ड पार्टी दे रहा है, आप अगर उस पर कंट्रोल पे जोर दोगे, क्वालिटी पे जोर दोगे, तो वो बंदा अपने आप जो है अपनी कंपनी में नियंत्रण रखेगा, है ना। ये तो कॉमन सेंस है। आप रिजेक्ट कर दोगे, नहीं तो या तो पेमेंट नहीं दोगे, पेमेंट रोक दोगे, सो व्हाट विल हैपन इज ही विल हैव हिज ओन, ही और शी विल हैव हिज ओन क्वालिटी मेजर्स। आपको सिर्फ ये देखना है उस बंदे ने अपने यहाँ पे जो क्वालिटी मेजर जो अप्लाई किया हुआ है, कंट्रोल मेजर जो अप्लाई किया हुआ है, वो सही हिसाब से लगाया हुआ नहीं। अगर उसने अपने एंड पे क्वालिटी मेजर को सही लगा दिया तो आपका काम हल्का हो जाता है ना। सो दैट इज टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन जब आप कंट्रोल की बात कर रहे हैं। लास्ट चीज जो बात करें, डिटरमाइन द वेरिफिकेशन और अदर एक्टिविटी नेसेसरी टू एंश्योर द एक्सटर्नल प्रोडक्ट मीट रिक्वायरमेंट्स। आप वेरीफाई कैसे करेंगे? कंट्रोल तो एक जगह पे रख दिया भाई, जब आपके अंदर आप सामान ले रहे हो तो सामान लेते में हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे सामान का? या सर्विस देते में जो है हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे सर्विस में? टाइमली सर्विस है, जो सर्विस इंजीनियर आता है उसको बोलचाल ठीक है कि नहीं, ये सब सवाल पूछते हैं। आप देखिएगा कस्टमर केयर से जब आपके पास फ़ोन कॉल आता है, सर्विस के बाद पूछते हैं आपके साथ बर्ताव जो है जो सर्विस इंजीनियर का ठीक ठाक था नहीं, उन्होंने सर्विस ठीक से प्रोवाइड किया कि नहीं, आप सर्विस से संतुष्ट हैं कि नहीं। तो ये क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन को अपने एंड पे डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके आधार पे जो है इनकी सर्विसेज या इनके प्रोडक्ट को जो है थर्ड पार्टी के वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये जो है नेक्स्ट एस्पेक्ट था इन टर्म्स ऑफ टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल जब आप थर्ड पार्टी के ऊपर लगाते हैं। एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, आपको एक्सटर्नल प्रोवाइडर जो आप प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या इन्फॉर्मेशन दोगे? क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही वो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कराएगा, है ना। तो उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए? सो द ऑर्गेनाइजेशन शैल एंश्योर द एडिक्वेसी ऑफ रिक्वायरमेंट्स प्रायर टू द कम्युनिकेशन टू द एक्सटर्नल प्रोवाइडर। आपको एक्सटर्नल जो थर्ड पार्टी है उसको कन्वे करने से पहले आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप वो थर्ड पार्टी से क्या काम निकलवाना चाह रहे हो या क्या काम करवाना चाह रहे हो, है ना। आपको कम्युनिकेट करने से पहले खुद पता होना चाहिए ना कि हम इस बंदे से ये काम करवाएंगे, भाई हमें सफाई करवानी है, इस एजेंसी से जो है सफाई करवानी है। तो क्या क्या सफाई करवानी है लिख लीजिए। लॉन की सफाई करवानी है, आपकी लॉबी की सफाई करवानी है, लॉबियों में टाइल की सफाई करनी है, फर्श की करनी है, वॉटएवर। वो लिखी हुई चीज़ आप कम्युनिकेट करोगे तो आपको खुद पहले क्लियर होना चाहिए कि आप क्या क्या काम करवाओगे। और ये कहते हैं द ऑर्गेनाइजेशन शैल कम्युनिकेट टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स इट्स रिक्वायरमेंट फॉर। ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को अपना रिक्वायरमेंट किसके लिए प्रोवाइड करेगी? प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विस टू बी प्रोवाइडेड। चाहे प्रोसेस हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, जो आप एक्सटर्नल यानी कि थर्ड पार्टी से ले रहे हो उसके बारे में आप डिटेल देंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है आपका। ठीक, देन दी अप्रूवल, आप ये भी बताओ कि आपसे हमें ये प्रोडक्ट, ये प्रोसेस या ये सर्विस चाहिए, सफाई आप करके दोगे, ठीक है। किस लेवल की सफाई चाहिए ये भी तय कर दो, ये भी बता दो क्लियरली। आप सफाई करेंगे, हमें सफाई जो है इस लेवल की होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, वो तो मोटी मोटी बात है कि आप जो है जब सफाई होनी चाहिए हर वक्त जो है आपकी टाइल्स जो है चमक की जो है इतनी लिमिट होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, होटल इंडस्ट्री में जब थर्ड पार्टी को जो है आउटसोर्स किया जाता है हाउसकीपिंग का काम, यानी कि साफ़ सफाई का जो है काम होटल इंडस्ट्री में जब आउटसोर्स किया जाता है, हम बात करते हैं कि जो टाइल जो फर्श जो डली होती है उसकी चमक को जो है नापा जाता है, इतनी सफाई होनी चाहिए। तो वो चमक उससे कम होगा तो अप्रूव नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, है ना। तो वो क्लियर कर लीजिए। अप्रूवल जो है प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, मेथड्स, प्रोसेस एंड इक्विपमेंट्स, रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो वो अप्रूवल होगा
आपके स्टैंडर्ड के अनुसार होगा तभी जो है वो एक्सेप्ट करिए, नहीं तो एक्सेप्ट मत करिए। तो ये क्लियरली जो है हमें वो थर्ड पार्टी को बताना पड़ेगा। हम थर्ड पार्टी को बताएंगे नहीं तो वो आपके हिसाब से सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। कंपीटेंस इंक्लूडिंग एनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स। आप ये भी बताइए, अगर ये काम हमें चाहिए तो हमें इस लेवल का बंदा चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए जो आपके यहाँ पे भी काम करेगा, बट उसके लिए भी जो है जो बंदा हमारे लिए हमारा काम करेगा, आपके यहाँ पे काम करेगा बट काम हमारे लिए करेगा, उसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। द एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स इंटरेक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी तय करिएगा कि वो थर्ड पार्टी जो है आपकी कंपनी के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, किस माध्यम से इंटरेक्ट करेगा, कम्युनिकेशन चैनल कैसे होगा। ये बताइए कि आपने क्वालिटी और मॉनिटरिंग जो प्रोसेस और क्राइटेरिया जो सेट किया है जो थर्ड पार्टी की सर्विस या प्रोडक्ट को जो है जांचने की, वो क्या है, कहाँ कहाँ पे किस लेवल पे है, वो क्लियरली उनको जो है डिफाइन कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। ठीक है। और प्रोसीजर क्या है, कंट्रोल तो आपने लगा दिया, तो कंट्रोल को वेरीफाई करने की प्रोसीजर क्या है ये भी उनको क्लियरली बता दी ताकि उनको पता रहे, तभी वो उस हिसाब से अपने प्रोसेस को जो है सेट कर पाएंगे। ठीक है ना। देन 8.5 में जो आपको टॉपिक आ रही है प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। ओके, ये कितना है आपका? ओके 8.7 तक विल हैव टू कंप्लीट दिस। प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन ये नेक्स्ट है 8.5 8 क्लॉज में ही। कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। Okay, the organization shall implement production and service provision under controlled condition. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोडक्शन एंड सर्विस की जो प्रोविजन है, यानी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर प्रोडक्शन करने की या सर्विस प्रोवाइड करने की आप कंडीशन जो है उसके लायक बनाएंगे, तभी आपको जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट बन के आएगा। कंट्रोल्ड कंडीशन शैल इंक्लूड एज एप्लीकेबल। कंट्रोल कंडीशन यानी कि जो हालात होनी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए या सर्विस के लिए, वो क्या क्या होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, मतलब हर लेवल पे डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। और डॉक्यूमेंट पे क्या इंफॉर्मेशन होती है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस, सर्विस टू बी प्रोड्यूस और द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड, रिजल्ट टू बी अचीव्ड। क्लियर स्पष्ट रूप में क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, क्या सर्विस निकलनी चाहिए, या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, और इनसे निकल के आने वाली रिजल्ट क्या होनी चाहिए, ये बहुत स्पष्ट रूप में डिफाइंड होना चाहिए। ओके। देन अवेलेबिलिटी न्यूज ऑफ सूटेबल मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेस। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन तो हो गया, उसके बाद कंडीशन अगर आपको प्रोवाइड करना है तो आपको ये भी देखिए आप जो मॉनिटरिंग करेंगे, प्रोसेस की जो मॉनिटरिंग करेंगे और प्रोसेस की परफॉर्मेंस को जो मेजर करेंगे, इन सब चीज़ों को करने के लिए जो रिसोर्सेस है, बंदा है, मैन पावर है, मशीन है जो मॉनिटर करेगा। आपको टेम्परेचर मॉनिटर करना है, तो टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए थर्मोमीटर चाहिए। थर्मोमीटर किस काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अच्छी क्वालिटी का थर्मोमीटर है या नहीं, सही टेम्परेचर दिखाएगा नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है अवेलेबल होना चाहिए ऑन साइट सिचुएशन पे, तब जाके आपकी जो है कंट्रोल हो पाएगी। Implementation of monitoring measure at appropriate to verify that criteria for control outputs have been met. आपको मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एक्टिविटी, टेम्परेचर नापना है तो हमने बताया टेम्परेचर नापना है, पहले हमने बात करी तो टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का थर्मोमीटर होनी चाहिए, सही टेम्परेचर दिखाने वाला थर्मोमीटर होना चाहिए। ठीक है, बट आपको ये भी ज़रूरी है कि ये डिफाइन करना कि टेम्परेचर नापा जाएगा किस किस का, कब कब, ये भी डिफाइन करिए, है ना। ये भी डिफाइन करना, ये पैराग्राफ यही बता रही है। आप टेम्परेचर
नापना है ये डिफाइन किया है, कैसे नापना है ये भी डिफाइन, कब कब नापना है, क्या क्या एक्टिविटीज उससे जुड़े हुए हैं, कैसे नापना है, ये भी क्लियर करिएगा। ऑलराइट, यूज ऑफ सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट भी जो है आप उस हिसाब से बिठाइए। मैं एग्जांपल के उदाहरण के लिए बताता हूँ, जब खाना मैं अपना एयर केटरिंग के उदाहरण लेके बताता हूँ। खाना जो है हमारे यहाँ एक रूल है, वो रूल ये है कि खाना पकने के बाद, पक गया 72 डिग्री सेल्सियस जो है, पकने के तुरंत बाद उसका टेम्परेचर नापना चाहिए। ठीक है, नप गया, नापने के बाद उस खाने को जो तुरंत ठंडा किया जाता है, जैसे पैस्चराइजेशन में करते हैं, तुरंत ठंडा किया जाता है। 90 मिनट के दौरान 72 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री से कम सेल्सियस में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। 5 डिग्री में पहुंच गया, 5 डिग्री से कम टेम्परेचर में पहुंच गया, तो उसको जो है रेफ्रिजरेट किया जाता है। उस वक्त से लेके जब तक खाना जो है हवाई जहाज में नहीं पहुंच जाता है, खाने का तापमान जो है 12 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये नियम है। ठीक है, अब हम तो कहते हैं कि भाई 5 डिग्री से ज़्यादा तो रेफ्रिजरेटर में होता नहीं है, तो खाना 12 डिग्री कैसे पहुंचेगा, बिल्कुल। बट रेफ्रिजरेट करने के बाद खाने को जो है भाई परोसा जाता है ना। आप अगर होटल में जाते हो तो थाली मांगते हो, तो थाली में तो परोसा हुआ आता है, तो एयरक्राफ्ट में भी ऐसे ही परोसा वही जो है थाली में पेश किया जाता है। वहाँ पे परोसा नहीं जाता एयरक्राफ्ट में, है ना। तो परोसा हुआ थाली में रखा हुआ डिश जो है एयरक्राफ्ट में प्रोवाइड करना है, तो जो आपने रेफ्रिजरेट में रखा हुआ है उसको बाहर निकाल के उसको कटोरियों में भरना होता है। उदाहरण के लिए बताता हूँ, तो उसको भरने के दौरान जो है टेम्परेचर बढ़ सकती है ना। तो 5 डिग्री से 12 डिग्री तक आराम से जा सकता है, कितने समय उसको बाहर रखा आपने। तो यहाँ पे ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर खाने का बढ़ सकता है और बढ़ना नहीं चाहिए। तो हम अंदर जो वहाँ परोसने का जो कमरा है, जहाँ पे कटोरियों में भरने की जो कमरा होती है, उस कमरे का तापमान ही जो है 20 डिग्री से ऊपर नहीं रखते हैं, 20-22 डिग्री से ऊपर नहीं रखते हैं। तो 20-22 डिग्री से ऊपर नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिकली खाने का टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, है ना। तो ये एक उदाहरण है, आप अपने ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग का और माहौल का सिचुएशन ही ऐसे बनाइए कि कमी ना निकले प्रोडक्ट में। ठीक है, ये बात यहाँ पे यही समझाया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपीटेंट पर्सन इंक्लूडिंग एनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, क्लियरली डिफाइन करिए। अगर आपको नियंत्रण रखना है तो नियंत्रण में रखने लायक जो है एक काबिल व्यक्ति चाहिए, उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। अभी मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर को जो है 20-22 डिग्री तक रखना है, यानी कि लगातार एसी चलेगी। तो एसी की टेम्परेचर, एसी खराब हो गया, एसी सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए आपको बंदा चाहिए, यानी कि एक इंजीनियर चाहिए। इंजीनियर का क्वालिफिकेशन क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस शुड बी वेरी क्लियरली डिफाइंड। The validation and periodic revalidation of the ability to achieve planned results of the process for production and service person cannot be verified with subsequent monitoring or measurement. आपको the validation and periodic revalidation of the जो आपके जो रिजल्ट आप चाह रहे हो, जो आपने प्लान किया हुआ कि ऐसा रिजल्ट निकलना चाहिए, ठीक है, उसकी वैलिडेशन और टाइम टू टाइम रीवैलिडेशन होना चाहिए। जो आप रिजल्ट चाह रहे हो कि ऐसा आना चाहिए, वैसे ही आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको वैलिडेट बार बार करते रहना चाहिए। आपके प्रोसेस के अनुसार आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा, इसको आप लगातार मॉनिटर करते रहेंगे तो कंट्रोल में रहेगा। ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शंस टू प्रिवेंट ह्यूमन एरर, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। अगर आज के डेट में आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में देखेंगे, कहीं वीडियो देखिएगा कि कार की असेंबली कैसी होती है, 4 पहिए वाहन की या ट्रक वगैरह की भी असेंबली किया जाए। आजकल जो है स्कूटर वूटर की भी जो है असेंबली आप देखिएगा, सब जो रोबोट्स आ गए हैं। वो रोबोट्स लगाने का कारण क्या है? मशीन जो रोबोट होती है उनसे जो चीज़ें बन के आती हैं उनमें एरर कम होती है।
क्रिएटिविटी नहीं होती है, यानी कि कोई नई चीज़ नहीं बनाती है मशीन। मशीन एक ही चीज़ बार बार करेगी, और जो बार बार करेगी उसमें कमी कम निकलती है। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट में कमी ना निकले, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ह्यूमन एरर यानी कि मनुष्यों से होने वाली जो कमियां हैं उसको कितना कम से कम हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं। ओके, देन लास्ट में जो आती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीज, डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज। आप प्रोडक्ट को रिलीज कर रहे हो, रिलीज करने के बाद वो डिलीवरी हो रही है, और डिलीवरी होने के बाद सर्विसेज एक्टिविटीज, पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी, ये पूरे चैनल जो है कैसी होगी, इस पे आप जो है कंट्रोल डिफाइन करेंगे। सो व्हेन यू डू ऑल ऑफ दिस, कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपकी सर्विस की क्वालिटी जो है अलग ही दिखाई देगा। जो नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे जो ये कवर कर रहे हैं वो है आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। देखिए ये जो है ना फूड सेक्टर में तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या है, हर एक जो प्रोडक्ट आ रही है मार्केट में निकल के, ज़्यादातर प्रोडक्ट से जुड़ी हुई चीज़ है, हर एक जो प्रोडक्ट बाहर निकल के आ रही है इसका एक बैच नंबर डला होता है या लॉट नंबर डला होता है। ये बैच नंबर और लॉट नंबर का जो है क्या अहमियत है? बैच नंबर लॉट नंबर की अहमियत ये होती है कि अगर जो प्रोडक्ट बाहर निकल के आई उसमें कोई कमी पेशी निकली, तो उस कमियों को जो है कहाँ पे या किसकी वजह से वो कमी आई थी उसको ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कमी दोबारा बार बार जो है रिपीट ना हो। इसी को हम कहते हैं ट्रेसेबिलिटी, पहचान, और पहचान के आधार पे ट्रेस करना कि वो कमी कहाँ पे हुई थी, किसकी वजह से हुई थी। आप वो पहचान के आधार पर ही करेंगे ना। आपके लॉट नंबर निकला, लॉट नंबर में आपको जो है मान लो जूस की पैकेट है, लॉट नंबर निकला, जूस जो है अंदर से सड़ा हुआ था, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, पैक सही था पर अंदर से खराब हो चुका था जूस। तो उस लॉट नंबर के बेसिस में तो आप पता करोगे ना कि उस लॉट नंबर की मैन्युफैक्चरिंग कब हुई थी, किसने किया था, कौन से शिफ्ट में हुआ था, कौन जिम्मेदार है, क्या रॉ मटेरियल लगी थी। उसी से तो आपको पहचान कर पाएंगे कि कमी कहाँ हुई थी। तो ये 8.5.2 उसकी बात करें तो क्लियर तरीके से आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी का जो है एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर और एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। द ऑर्गेनाइजेशन शैल एक्सरसाइज केयर with property belonging to customers or victims while it is under the organization's control or being used by the organization। ये ना हमारे यहाँ हमारे देश में तो बहुत ही कम चीज़ है, इसमें ज़्यादा लोग तवज्जो दिखाते नहीं हैं, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कस्टमर की या आपके एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर की प्रॉपर्टी आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पे विस्तार रूप में समझा रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि किसी और की है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको बहुत कैजुअली हैंडल करेंगे, नहीं, दैट शुड नॉट बी द अप्रोच। ओके, प्रिजर्वेशन यानी कि बचा के रखना। The organization shall preserve the outputs during production and service provision to the extent necessary to ensure conformity to requirement। देखो प्रोडक्शन बन गया, प्रोडक्शन बनने के दौरान जो क्वालिटी बनी उस क्वालिटी को बरकरार रखना है आखिर तक, कंज्यूमर के पास पहुंचने तक। ये भी जो है कंपनी की जिम्मेदारी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज, पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा मेन आती है सर्विस की, है ना। एक सेकेंड, पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज में ये क्या कह रहे हैं, The organization shall meet requirements for post delivery activities associated with the products and services। डिलीवरी होने के बाद सर्विसिंग हो, मेंटेनेंस का काम हो,
तो उन एक्टिविटीज़ पे भी तवज्जो देना पड़ेगा, बिकॉज दो कारण है। देखिए, सर्विस एंड मेंटेनेंस के बेसिस में आपकी प्रोडक्ट की लाइफ जो है डिफाइन होती है, और आपकी कंपनी का रेपुटेशन भी उसी के बेसिस में होता है ना। तो ये इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी दैट आर ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर, जब आप पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ की जो है उसकी लिमिट को जब डिफाइन करते हैं क्या होगा करके, तो आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहले, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। डिलीवर करने के बाद, है ना, प्रोडक्ट जो है कस्टमर उठा लिया, कस्टमर को उठाने के बाद उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बरकरार होनी चाहिए। वो क्वालिटी जो है किसके आधार पर, सिर्फ आपकी कंपनी के बनाए हुए क्वालिटी स्टैंडर्ड के आधार पर नहीं, बट सरकार के बनाए हुए स्टैंडर्ड के अनुसार भी जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी बरकरार होनी चाहिए, डिलीवर होने के बावजूद, डिलीवर होने के बाद भी, है ना। द पोटेंशियल अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। डिलीवर होने के बाद उस प्रोडक्ट से या उस सर्विस से होने वाली कभी कभार नुकसानदायक कुछ चीज़ें निकल आती है। आपने देखा होगा, बैटरी जब आप छोटे सेल्स लेते हैं ना, पेंसिल बैटरी लेते हैं, उसमें लिखा हुआ प्लीज डू नॉट डिस्पोज इट इन द डस्टबिन, कूड़ेदान में मत फेंकें, ना फेंकें, है ना। वो क्लियरली लिख देते हैं। क्यों? लिखने से नुकसान पैदा होने का चांस, यानी कि उस बैटरी से जो है पैदा होने की चांस है। बैटरी से, डिक्शनरी, बैटरी से जो है पैदा होने के चांस है। तो आप क्लियरली उसको स्पष्ट तरीके से बता दीजिए। अगर आप बैटरी को जो है जलाएंगे या कूड़े में डालेंगे, वो जलने का डर है, नुकसान होने का डर है। तो ये क्लियरली स्पष्ट रूप में बता दे रहे हो, यही मकसद है। द नेचर, यूज एंड इंटेंडेड लाइफ टाइम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये भी आप बता दे रहे हो। प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में पहुंचने के बाद आप बता रहे हो कि आप उसको कब तक यूज़ कर सकते हो, प्रोडक्ट का जो है गुण क्या है। कभी कभार लिखा होता है कि इन्फ्लेमेबल, यानी कि आग पकड़ने वाली प्रोडक्ट है, लिखा होता है उसमें, डेंजर का सिंबल बना होता है। गुटखे में भी लिखा होता है कि भाई इसको खाने से नुकसान हो सकता है। सिगरेट में लिखा होता है, तंबाकू में लिखा होता है ना। ये भी पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट है। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को जो है क्लियरली समझना होगा, कंसिडर करना होगा कि डिलीवरी करने के बाद कस्टमर आपसे क्या उम्मीद रख सकता है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कस्टमर फीडबैक। डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद कस्टमर से फीडबैक ज़रूर लेना होगा। तभी आपको पता चलेगा कि आपके हिसाब से प्रोडक्ट सही बना है, बट कस्टमर के हिसाब से सही बना या नहीं बना, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑफ चेंजेस, जो बदलाव आप लाने की बात कर रहे हो, उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, है ना। जो चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, उस चेंजेस को क्या ध्यान में रखना है कि जो कंज्यूमर की या वैसे स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट के, उसको ध्यान में रखते हुए आपको कंट्रोल करना, चेंजेस लाना है। आप चेंजेस जो है मनमर्जी नहीं लाएंगे और इसमें कुछ कर लो, इसमें ऐसा कर दो, नहीं। चेंजेस अगर ला रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, सरकार की रिक्वायरमेंट क्या है उस प्रोडक्ट के लिए, उसको ध्यान में रखिए। और कस्टमर आपसे क्या रिक्वायरमेंट उम्मीद कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप चेंजेस लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात की जिक्र हो रही है, कंट्रोल ऑफ चेंजेस। रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कैसे रिलीज करेंगे, क्या रिलीज करने के दौरान देखना है। The organization shall implement the organization shall implement planned arrangements appropriate to verify that the product service requirements have been met। तो वही बात आ गई कि प्लानिंग करेंगे और प्लान करके अरेंजमेंट्स करेंगे मल्टीपल लेवल्स पे कि प्रोडक्ट जो है रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हुए रिलीज हो रही है या नहीं हो रही। ओके, और प्रोडक्ट तब तक नहीं रिलीज होगी जब तक रिक्वायरमेंट, सरकारी रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से डिलीवर नहीं करता हो, तब तक आपको उस प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं उतारना है।
ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो एक डिसीजन होना चाहिए, मार्केट जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो किसके बेसिस में वो डिसीजन होगा, क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, क्या वेरिफिकेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, कौन उसको वेरीफाई कर रहा है। भाई मैंने साइन कर दिया, प्रोडक्ट ओके। आपने देखा होगा आजकल प्रोडक्ट में लिखा हुआ आता है ना, आप खासकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लिखे होंगे ओके टेस्टेड ओके करके एक स्टिकर लगा हुआ आता है, कभी कभार आपने देखा होगा। जो टेस्टेड ओके जो स्टिकर बंदा लगाता है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसने चेक किया, टेस्ट किया और फिर मार्केट में उतारा, है ना। तो प्रोडक्ट जो है रिक्वायरमेंट को मीट करता है नहीं करता, ये क्लियर तरीके से स्पष्ट रूप में जो है डिफाइन करेंगे आप। कौन कर रहा है, उसकी जांच जो है कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लास्ट इंपॉर्टेंट जो 8th क्लॉज में जो आ रहा है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग आउटपुट्स। आउटपुट्स तो आप समझ रहे हो, जो रिजल्ट आप चाहते हो, जो प्रोडक्ट बन के आ रही है वो आउटपुट है। नॉन कंफर्मिंग यानी कि जो प्रोडक्ट आपके स्टैंडर्ड या रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं बनी या नहीं बन रही है, उन पे आप नियंत्रण कैसे करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 100 जूते बन रहे हैं, 100 में से 2 जूते भी जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बने, तो उस पर नियंत्रण कैसे होगा, तो मार्केट ना पहुंच जाए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 100 में से 100 के 100 जो मार्केट पहुंच गया, तो 2 जो खराब है वो आपकी कंपनी की, कस्टमर की पूरी रिक्वायरमेंट, इमेज, रिपुटेशन को खराब कर देगा। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल कैसे रखेंगे। तो आपकी कंपनी के भीतर करेक्शन यानी कि सुधार लाने की जो है प्रावधान होनी चाहिए। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन शैल विल डील विद नॉन कंफर्मिटी बिटवीन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, सुधार होने की प्रावधान होना चाहिए। उसके साथ साथ सेग्रीगेशन, कंटेनमेंट, रिटर्न और सस्पेंशन ऑफ प्रोविजनल प्रोडक्ट एज सर्विस। जो आपने जांच करते में देखा कि ये प्रोडक्ट में कमी है, तो उस प्रोडक्ट को या उस बैच को अलग करने की प्रावधान होना चाहिए, उसको मार्केट में उतारने से रोकने की जो है कंडीशन होनी चाहिए। तीसरा, अगर कुछ गलती से निकल पड़ा, मार्केट में उतर गया, तो आपके कंपनी में एक सिस्टम होना चाहिए कि आप कस्टमर को बता सकें कि ये प्रोडक्ट गलती से निकल गया मार्केट में, ये जांच नहीं हुई, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसको यूज़ ना करें, अगर आपने ले लिया है तो इसको वापस कर दें। ये भी होना चाहिए। ये जो है सुनने में अजीब लगेगा, बट नेस्ले ने किया, मैगी के साथ नेस्ले ने किया, 7-8 साल नेस्ले के साथ, मैगी के साथ नेस्ले ने किया। नेस्ले ने जांच करी कि उसमें सरकार ने रिपोर्ट बना दी थी कि इसमें हेवी मेटल्स आई, तो नेस्ले ने जितने लोगों ने मैगी जो है मार्केट में ले ली थी, उन सबसे वापस लिया, है ना। देन ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन फॉर एक्सेप्टेंस अंडर कंसेशन, यानी कि किसी किसी हालात में जो है, थोड़ा हालातों को समझते हुए आप थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हो, हर बार नहीं, हालातों को समझते हुए स्टैंडर्ड और क्वालिटी पे जो है एक्सेप्टेंस लेने की जो स्टैंडर्ड और क्वालिटी है, उस पर थोड़ा छूट लेते हुए आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो लास्ट जो आती है नॉन कन्फर्मिटी, यानी कि प्रोडक्ट जो आपकी क्वालिटी के स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं बना, उसके बारे में पूरी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या कमी निकली प्रोडक्ट में, पहली बात डिस्क्राइबिंग दी नॉन कन्फॉर्मिटी, यानी कि क्या कमी निकली। देन ठीक है, कमी निकली तो आपने उस पर क्या एक्शन किया, कमी निकली तो उस कमी के आधार पर जो है आपने क्या एक्शन लिया।
ठीक है। अगर आपने हालातों को समझते हुए छूट लिया कि भाई छोड़ दो यार, जाने दो इसको, मार्केट में उतरने दो, रिक्वायरमेंट है, लोगों को ज़रूरत है इसकी बट नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी दर्ज करेंगे किसके बेसिस में आपने जो है इसको छूट दी, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। और ये भी दर्ज करेंगे कि अगर सही नहीं बना प्रोडक्ट, कंफर्म नहीं है, क्वालिटी के हिसाब से नहीं बना, तो उसने किसने उसकी जांच करी, उसने कैसे देखा कि प्रोडक्ट को जो है क्वालिटी को जो है मैच नहीं करता है, और कितना उसने रोका, किसके बेसिस में रोका, ये पूरा जो है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम 8 क्लॉस 8 को ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में 9 और 10 ख़त्म करके ये यूनिट को ख़त्म कर देंगे। सो ये 8th क्लॉस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है ऑपरेशन। इसके क्लॉस को, हर एक क्लॉस को अच्छे से समझ लीजिए। ओके, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, अच्छे से समझ लीजिए। देन वी विल डिस्कस 9 and 10 in the next lecture. Thank you so much. आज के लिए इतना ही।